CH22 फिर से करूंगा एक्सपीरियंस। मिस वालिया, मैं आपको नहीं पहचान पाया और आपको नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, नमन ने कांपते हुए कहा। यह कहने के बाद उसने किंजल के हाथ को जोर से खींचा। हालांकि किंजल ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने माफी मांगी। मिस वालिया, है ना? मुझे इस माफी के बदले आपको कुछ अच्छी सलाह देनी है। मुझे नहीं पता कि आप आदित्य कपूर जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हैं। वह सिर्फ एक बेकार इंसान है। वह कपड़े धोने और खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे बेकार कहना तारीफ है। पटाकक। रूबी का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ से किंजल घूमकर लड़खड़ाते हुए नमन से जा टकराई। रूबी गुस्से में उसको बोली, तुम्हारी कोई औकात है क्या आदित्य को जज करने की? नमन अब तक किंजल को हरकतों से ऊब चुका था। उसने अपना वाइन का ग्लास एक और रखा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कोई इतना स्टूपिड भी कैसे हो सकता है, उसने अपने दिल में सोचा, पर समय को संभालना जरूरी था। फिर किंजल को सही करके खड़ा किया और रूबी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मिस वालिया, मैं इसकी ओर से भी माफी मांगता हूं। आपको अब तो समझ आ चुकी होगी यह इडियट है, और अब तो ड्रिंक के नशे में भी आ चुकी है। इसकी बातों को इग्नोर करें। किंजल के गाल एकदम लाल हो चुके थे, उन पर रूबी की उंगलियों के निशान भी उभर आए थे। वह सब कुछ इग्नोर करके नमन को उसके कॉलर से पकड़ते हुए बोली, नमन यार देखो ना तुम, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, तुम बदला लोगे न इससे? यह सुनकर नमन का दिमाग घूम गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पटाकक। बिना ज्यादा सोचे उसने पूरे जोर से एक और थप्पड़ किंजल को मार दिया। किंजल रूबी के पैरों के पास जाकर गिर गई। रूबी ने उसकी और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर थप्पड़ इतनी जोर से लगा था किंजल को चक्कर आ गया। वह अब उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। नमन ने फिर से रूबी से रिक्वेस्ट की, मिस वालिया, आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी ना? तुमने आदित्य को टारगेट करके मुझे गुस्सा दिलाया है। अगर माफी मांगनी है तो घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगो। कहते हुए रूबी ने अपना वाइन का ग्लास उठाया और एक सिप ली। आदित्य को यह एक्सपेक्टेड नहीं था, रूबी उन लोगों को आदित्य के सामने झुकाने के लिए टारगेट भी करेगी। नमन झट से आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य, मिस्टर आदित्य कपूर, मैंने जो गलती उस शाम की थी उसके लिए माफी की भीख मांग रहा हूं। आप चाहें तो किंजल को भी रख लें, मैं उसको अभी के अभी आपके लिए छोड़ने को तैयार हूं। इस बात से ही आदित्य को मतली जैसा फील हुआ। वह झट से बोला, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ही रखो इसको, और मैं तुम जैसे नीच सोच वाले लोगों की परवाह नहीं करता। दफा हो जाओ। आदित्य के दफा हो है शब्द भले ही नमन की इंसल्ट के लिए थे, पर नमन को लगा जैसे उसको वरदान मिल गया हो माफी का। वह थैंक यू बोलकर झट से उठा, किंजल को उठाकर खड़ा करके सहारा देता हुआ वहां से चला गया। आपने उनको ऐसे ही क्यों जाने दिया? उनके लिए पनिशमेंट का समय यह जैसा उन्होंने आपके साथ किया था? रूबी थोड़ा हैरानी में बोली। रूबी, मैं जानता हूं आपका एक इशारा उनको तबाह कर सकता है, पर मैं ना ही तबाह करना चाहता हूं, न ही उनको सबक सिखाने के लिए आपका सहारा लेना चाहता हूं। मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा, उनको सबक अपने हिसाब से सिखाता रहूंगा। आदित्य के बोलने में इतनी सीरियसनेस देखकर रूबी को दिल में बहुत खुशी हुई। उसने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आदित्य को स्माइल दे दी। इसके बाद सभी मेहमानों ने खाना खाया। आदित्य को रूबी खुद जबरदस्ती और खिलाती गई, जबकि वह तो पहले ही बेपरवाहों की तरह खा चुका था। इस फंक्शन को खत्म होते होते आधी रात हो गई। रूबी खुद ड्राइव करके आदित्य को छोड़ने गई, पर हमेशा की तरह रूबी की सेफ्टी के लिए उससे डिस्टेंस बनाकर गार्ड की गाड़ियां चल रही थी। रूबी के थोड़ा ही पीछे जो गाड़ी थी उसमें रूबी की सेक्रेटरी अनाया भारद्वाज थी, जिसने खुद आदित्य को रूबी से दूर रहने की वार्निंग दी थी। उसका पूरा ध्यान अब सामने की गाड़ी में बैठे रूबी और आदित्य पर था। पूरे रास्ते दोनों आपस में बातें करते हुए दिख रहे थे, जिसके कारण सेक्रेटरी को लगा उसकी चिंता अब बढ़ते जा रही है। मिस्ट्रेस, दिल के हाथों मजबूर होकर कोई गलत डिसीजन न ले लें। मुझे अपनी ओर से भी कुछ ट्राई करना चाहिए। यह लड़का भले ही अच्छा है, पर हमारी मिस्ट्रेस के पास बहुत सारी बेटर ऑप्शंस हैं। सोचते हुए उसने अपकमिंग इवेंट्स चेक किए। मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए जैसे ही उसकी नजर विराट सान्याल के नाम पर गई तो एक पल के लिए उसने कुछ सोचा, फिर एक स्माइल उसके होंठों पर फैल गई। मिस्टर विराट सान्याल, वेरी स्मार्ट एंड राइजिंग पर्सनैलिटी, वह धीरे से बुदबुदाई। उसकी नजर रूबी और आदित्य पर जमी हुई थी। चेहरे पर भले ही ठंडक थी, पर दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा हुआ था। सिक्योरिटी की गाड़ियां पीछे रुक गईं। रूबी की गाड़ी आदित्य के फ्लैट के सामने थी। जैसे ही गाड़ी से आदित्य उतरा, रूबी भी उतर गई। थैंक यू अगेन रूबी, आदित्य ने आभारी होते हुए कहा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, रूबी धीरे से बोली, पर आदित्य को सुन गया। ऐसा क्यों भला? आदित्य ने कुछ भी न समझते हुए कहा। मेरी लाइफ में आने के लिए? यह सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़का। रूबी आगे बोली, अगर आप न आते तो मैं अभी भी दवाओं में उलझी रहती। कहते हुए रूबी गाड़ी में बैठ गई। आदित्य इस बात को किसी एहसान की तरह नहीं देखता था। उसने मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेकर न में सिर हिलाया।
जब रूबी गाड़ी को स्टार्ट करने लगी तो उसको जैसे कुछ याद आया। वह शीशा डाउन करके आदित्य से बोली, वैसे मैंने आपको कुछ पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया था। क्या पूछा था डॉट? रूबी शीशे से बाहर को आदित्य के थोड़ा पास मुंह करके थोड़ा दबी सी आवाज में बोली, यही कि मेरे सीने पर हाथ रखकर मजा आया था या नहीं डॉट? रूबी ने यह बोलकर एक आंख दबा दी और गाड़ी को बैक करने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आदित्य का दिल धक सा रह गया। पूरा सीन उसकी आंखों के आगे से गुजरा और साथ ही रूबी का खूबसूरत चेहरा भी। रूबी ने गाड़ी मोड़ ली थी। आदित्य की सांसें तेज होने लगी। तभी रूबी गाड़ी को उसके पास रोकते हुए बोली, वैसे अब आप जाकर आराम कीजिए, यह एक्सपीरियंस तो मुझे कभी भी बता सकते हो। कहते हुए रूबी ने हैंड वेव करके बाय किया और चली गई। आदित्य ने बाय के लिए हाथ उठाया पर मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाया। अपने अंदर उठ रहे अरमानों के तूफान को दबाते हुए वह सुन्न सा होकर खड़ा रहा। फिर अपनी तेज हो चुकी सांसों को कंट्रोल करके वह खोई सी आवाज में बोला, यह एक्सपीरियंस तो मैं दोबारा करूंगा और हक से करूंगा। CH23 टाइम टू फेस पास्ट। दूसरी तरफ नमन भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। साथ ही किंजल भी बैठी थी। दोनों में गहरी शांति का माहौल था। किंजल का चेहरा सूज चुका था। उसने जिस इवेंट को अपने लिए गुड लक समझा था उसमें दिखाई अपने सोशेबाजी की वजह से उसको लाहंत के साथ साथ थप्पड़ भी खाने पड़े। वह थोड़ा नाराजगी में चुपचाप बैठी थी। नमन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऐसा नहीं उसको अकेले को वालिया का सपोर्ट नहीं मिला, उसके साथ और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो सिर्फ खा पीकर इवेंट को ज्वाइन करते हुए भी कई नए बिजनेस रिलेशन बनाकर हंसी खुशी वापस चले गए। उन सभी से उलट नमन को इन सभी फेमस हस्तियों के बीच एक मजाकिया जोकर बनकर खड़ा होना पड़ा। यह याद आते ही उसने रोड पर एक साइड ले जाकर ब्रेक लगा दी। ब्रेक से किंजल भी अपनी सीट से थोड़ा आगे को हुई पर इस बार बोली कुछ नहीं, शायद नमन के गुस्से से डरती थी। नमन तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और रोड साइड लगे बेंच को जोर से किक मारकर चिल्लाया, वो स्टूपिड आदित्य राइजिंग स्टार बन गया और मैं राइजिंग जोकर। तभी वह चुप होकर सीधा खड़ा हो गया। उसने आदित्य को बुरा बोलने का दुस्साहस किया है, अगर किसी ने सुन लिया तो? जब उसने आसपास देखा कि कोई नहीं है जिसने सुन लिया हो तो उसने चैन की सांस ली। अब उसकी नजर किंजल पर गई, जो चुपचाप बैठी थी। पहले तो उसको किंजल की वो सारी बातें याद आईं जो उसको एक घटिया बेवकूफ लेडी प्रूफ करती हैं। आज उसने ऑलमोस्ट नमन के बिजनेस, उसकी मेहनत और उसकी इज्जत और नाम को मिट्टी में मिला ही दिया था। नमन का मुंह कड़वा हो गया पर खुद पर थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए वह बोला, पर समय की नजाकत को समझते हुए मैंने सही समय पर माफी मांगकर अपनी इज्जत को छोड़कर बाकी सब कुछ बचा लिया। इस बात पर भी उसको काफी इंसल्ट का एहसास हुआ। उसकी मुट्ठियां कस गईं। यह सब कुछ इस बेवकूफ किंजल की बदौलत हुआ है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यह मेरी जिंदगी में आई थी। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में दांत पीसकर कहते हुए जब उसने गाड़ी की तरफ देखा तो किंजल सो चुकी थी। उसने एक पत्थर उठाकर हवा में दूर फेंक दिया। जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ था उसकी वजह से आदित्य अच्छे से सो नहीं पा रहा था, तो उसने अपने समय को सही से यूज करने का फैसला किया। वह अपनी सही पोजीशन में बैठकर पावर फोकसिंग प्रैक्टिस करने लगा। सुबह के 5 बज गए। वह उठा तो काफी रिलैक्स एंड एनर्जेटिक फील कर रहा था। उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की रिंग बजी। रूबी का मैसेज था। उसका नाम देखकर आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल खेल गई। मैसेज को देखा तो रूबी ने गुड मॉर्निंग विश के साथ साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक एड्रेस पर आदित्य को इनवाइट किया था। 8 बजे पहुंचना है, अभी तो 5 बजे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। जॉगिंग करने के लिए जाना चाहिए, अब मुझे खुद की पावर पर और बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखने में हेल्प होगी। तैयार होकर आदित्य जॉगिंग के लिए चला गया। इधर किंजल नींद से जागी। अब तक किंजल को वाइन का नशा उतर चुका था। उसने आसपास देखा, वह रोड की साइड पर गाड़ी में थी। दिन का उजाला हो रहा था। धीरे धीरे किंजल के दिमाग में कल इवेंट के सीन्स चलने लगे तो उसको याद आया वह किस हाल में इवेंट्स से बाहर आई थी। उसके हाथ चेहरे पर गए। उसके गाल सूजे हुए थे और गर्दन में भी अकड़न थी। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली, पर उसके साथ हमदर्दी किसको होनी थी। उसने नमन को देखा जो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा था। वह नींद में बिल्कुल नहीं लग रहा था। किंजल को याद था कि कल उसने खुद नमन को बहुत नाराज कर दिया था। उसकी नमन से बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई, पर रास्ते में क्यों रुके हुए हैं इस बारे तो बात करना जरूरी था। वह हिम्मत करके बोली, नमन बेबी, हम घर क्यों नहीं गए? नमन ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के घेरे ब्लैक हो चुके थे। वह बहुत ही उलझा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने किंजल की ओर बहुत ही लाचार नजरों से देखा और एक गहरी सांस लेकर टोंट मारने वाली टोन में बोला, क्या हिम्मत है घर वालों को फेस करने की? किंजल स्पीचलेस हो गई और चेहरा झुका लिया। नमन आगे बोला, तुम जानती हो सब कैसे हमारे वापस आने का इंतजार कर रहे होंगे। किंजल को भी याद आया कैसे उसने खुद इस इनविटेशन का ढिंढोरा पीटा था।
उसको आदित्य और रूबी से और भी नफरत होने लगी। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। तुम सही कह रहे हो नमन, हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, हमें सिर्फ बेइज्जत करने के लिए ही इनवाइट किया गया था। हमें आना ही नहीं चाहिए था, बात यहां आने की नहीं तुम्हारी घटिया हरकतों की है। अगर यहां आकर खाली हाथ भी वापस चले जाते तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था, मेरी रेपुटेशन बरकरार रहती। मगर तुमने बार बार रूबी को गुस्सा दिलाकर जो सीन क्रिएट किया उसने हमें हाईलाइट कर दिया। नमन बोल भले ही बहुत सॉफ्टली रहा था मगर उसके अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था। नमन सारा दोष मुझे ही मत दो, तुमने उस बिच के साथ फ्रेंडशिप की जो बार बार पहल की थी उसी बात ने उसको गुस्सा दिला दिया था। किंजल ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया। नमन को उम्मीद नहीं थी किंजल उसको ऐसे भी कभी जवाब देगी। पर नमन ने जब रूबी पर ट्राई किया था तब उसको रूबी की आइडेंटिटी का कुछ भी नहीं पता था। किंजल ने तो सब कुछ जानते हुए भी जुबान पर काबू नहीं किया था। लेकिन अगर इतनी भी बात रही होती तो हम सिर्फ इवेंट ज्वाइन करके घर चले जाते, शायद और कुछ नहीं होता। इतना बोलकर वह दांत पीसकर किंजल को घूरता रहा। किंजल ने उसको देखा तो समझ गई अब उसका नमन के साथ रिश्ता खटास पकड़ रहा है। वह झट से इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, नमन देखो, मेरी बात समझो, उसने भले ही हमको सेलेक्ट नहीं करना था पर सबके सामने हमें हाईलाइट न करती। अब मेरी बात अलग है, पर मैं तुम्हें एक जोकर के जैसे खड़ा देखकर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी नमन। अब पैसा प्रॉपर्टी नाम क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट से बढ़कर है। नमन का दिमाग भले ही इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था पर दिल में किंजल के लिए कुछ इमोशंस जागे। आखिर वह नमन के लिए सबसे मजबूत स्टेटस वाली लड़की से भिड़ने की कोशिश कर रही थी। एक गहरी सांस वह हताश होकर बोला, आई नो स्वीट हार्ट, पर समय की नजाकत को समझा करो। आई एम सॉरी बेबी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, किंजल ने भोला सा मुंह बनाया। अब नमन का दिल पसीज गया। उसने हल्के से किंजल की गाल पर अपनी उंगलियों की बैक से टैप किया और बोला, अब घर जाकर कुछ भी मत बोल देना, हम सच नहीं छुपा सकते लेकिन बात को सही ढंग से बताना होगा। किंजल ने हामी भरी और दोनों घर की ओर चल पड़े। आई एम सॉरी बेबी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, किंजल ने भोला सा मुंह बनाया। अब नमन का दिल पसीज गया। उसने हल्के से किंजल की गाल पर अपनी उंगलियों की बैक से टैप किया और बोला, अब घर जाकर कुछ भी मत बोल देना, हम सच नहीं छुपा सकते लेकिन बात को सही ढंग से बताना होगा। किंजल ने हामी भरी और दोनों घर की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ आदित्य अपने सारे काम खत्म करके अच्छे से तैयार होकर रूबी के द्वारा भेजी गई लोकेशन पर जाने के लिए रेडी हो गया। आज उसने रूबी के द्वारा दिलाए गए कपड़ों में से ही एक ग्रे सूट पहना था। उसकी पर्सनैलिटी देखते ही बन रही थी। जैसे ही वह बाहर निकला एक ब्लैक रंग की बड़ी सी गाड़ी उसके एंट्रेंस पर खड़ी थी और पास ही एक फॉर्मल ड्रेस पहने एक लड़का खड़ा था और आदित्य को देखते ही उसने ग्रीट किया। अब उसको किसने भेजा होगा यह कहना मुश्किल नहीं, यह रूबी भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। मुझे ऐसे किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आदित्य ने सोचा और आगे बढ़ गया। अरे सर रुकिए न प्लीज, आपको लेने आया हूं, प्लीज गाड़ी में बैठिए, वह लड़का आदित्य को रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ओके बट आई विल पे फॉर इट, आदित्य ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा। हाउ इट इज पॉसिबल सर डॉट। ओके मैं खुद चला जाऊंगा, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ने लगा। प्लीज लिसन, आप ऐसा कीजिए, इसके बारे में मिस्ट्रेस से बात कर लेना, अभी आप चलिए प्लीज। आदित्य ने कुछ देर सोचा। रूबी उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई भी डिसीजन लेने से कभी नहीं रोकेगी, इसलिए वह रूबी से इस बारे में बात कर सकता है। आदित्य एक स्माइल के साथ गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट्स बाद आदित्य रूबी के आलीशान ऑफिस में बैठा था। पहले अक्सर वह ऐसी जगहों पर घबरा जाया करता था पर अब उसने खुद को बहुत ही मैनेजेबल बना लिया था। वह आराम से रूबी के साथ कामकाज की बातें कर रहा था। कुंदन ओबेरॉय का भी सालों से वालिया फैमिली के साथ बिजनेस था, इसलिए वह भी ऑफिस पहुंच चुके थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह आदित्य के यहां होने से खुश नहीं है। जैसे ही तीनों को कॉफी सर्व की गई आदित्य की नजर कुंदन के दिल वाली जगह पर गई। थोड़ा सा पावर फोकस किया, आदित्य को वहां ब्लैक होल नजर आया जो आजकल से भी बड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। वह चिंता जाहिर करते हुए बोला, ओबेरॉय अंकल आपको जिद छोड़ देनी चाहिए, मेरी सलाह मानो प्लीज, आप हार्ट का चेकअप करवा लीजिए। कुंदन तुरंत बात पर खींचते हुए बोला, मुझे लगता है हम किसी और बात के लिए यहां बैठे हैं, काम के बीच आपको चीप बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए मिस्टर आदित्य कपूर। कुंदन का लहजा बेहद रूखा था। आदित्य को उसके लहजे ने गुस्सा दिला दिया पर अपने ऊपर काबू रखते हुए वह बोला, ओके अगर आपको अभी मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल तक आप सिटी में ही रहना, ताकि तकलीफ बढ़ने पर आप आसानी से मुझ तक पहुंचकर दर्द से निजात पा सकें। कुंदन ने अब जैसे अपना आपा खो दिया, जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, खुद को भगवान समझते हो क्या? कोई ढोंगी बाबा हो क्या जो देखकर ही बीमारी बता देते हैं डॉट? औकात है क्या कुछ तुम्हारी जो तुम तक मुझे पहुंचना पड़े डॉट? आदित्य के कानों से सेक निकलने लगा। उसने तो भला ही चाहा था पर कुंदन का उस पर ऐसे भटकना उसके पेशेंस की लिमिट से बाहर हो गया था। पर रूबी के सामने उसके ही किसी गेस्ट पर चिल्लाना आदित्य को सही नहीं लगा। वह चुप ही रहा। रूबी बीच बचाव करते हुए बोली, अंकल आदित्य कोई दूध पीता बच्चा नहीं,
और अनजान लोगों से मजाक करना भी उसकी फितरत नहीं है। वह समझदार लड़का है, अगर उसने कुछ कहा है आपको यकीन कर लेना चाहिए। चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है। रूबी का लहजा भी हताशा से भरा हुआ था, जैसे उसको भी कुंदन का चिल्लाना अच्छा नहीं लगा हो। जिसको कुंदन ने भी भांप लिया वह तुरंत फीका सा हंसते हुए बोला, यू आर राइट मिस वालिया, आपका रिप्रेजेंटेटिव हमसे मजाक क्यों करेगा, मैं चेकअप करवा लूंगा। इसके बाद रूबी ने जो पेपर वर्क था वो पूरा करवाकर अंकल ओबेरॉय को विदा किया। अब ऑफिस में रूबी और आदित्य अकेले थे। अपने सामने रूबी को अकेले देखकर आदित्य को उसकी रात वाली बात याद आ गई। रूबी कहीं फिर से उसको चिढ़ाने न लग जाए। आदित्य ने तुरंत अपनी बात शुरू की, रूबी आप भी यही चाहती हैं न कि सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, तो प्लीज मुझे फ्री की सर्विस का यूज टू न बनाइए। क्या मतलब है आपका डॉट? रूबी बहुत ही हैरत से बोली। जो आपने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी मुझे उसका पे करना है। रूबी बात को हवा में उड़ाते हुए बोली, अरे उसमें क्या है, ज्यादा नहीं सोचो। नहीं रूबी प्लीज, मुझे सपोर्ट करे कि मैं खुद सब कुछ अफोर्ड कर सकूं। आदित्य ने ऑलमोस्ट इमोशनल ब्लैकमेल किया था। रूबी ने एक गहरी सांस ली। ओके एस यू विश। रूबी के इतना कहते ही आदित्य तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। रूबी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे आप खड़े क्यों हो गए, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? नहीं रूबी, कुछ लोगों के लिए मैं बेकार कचरा था, आज उनको सामने जाकर फेस करना है। मैं देरी नहीं करना चाहता। रूबी समझ गई ऐसा कौन कहता था। तो अब आप आहूजा मेंशन जाएंगे डॉट? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। रूबी के चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। वह आदित्य के पास आकर खड़े होते हुए बोली, ओके, मुझे उनके रिएक्शन जानने की उत्सुकता है। इधर आहूजा मेंशन में आशा पूरी रात सोई नहीं थी। उसको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि किंजल और नमन सफलता का अच्छा सरप्राइज लेकर आते ही होंगे। जब आधी रात के बाद भी वो न आए तो उसको पूरा यकीन हो गया नमन ने वालिया का फेवर जीत लिया, इसलिए उनको रोक लिया होगा। उसका मन तो कर रहा था किंजल से बात करके अपडेट जाने पर फोन की रिंग से उनको डिस्टर्बेंस न हो, इसका भी उसने पूरा ख्याल रखा और कॉल करने की हिम्मत भी नहीं की। वैसे तो इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था बिजनेस न्यूज में, पर आशा को इतनी बेचैनी थी कि वह टेलीविजन के आगे बैठ भी नहीं पा रही थी। अब सुबह हो गई थी, नींद से उसकी आंखें फूल चुकी थी। सूरज की धूप खिलने लगी तो उसका मन मचलने लगा। पता नहीं कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वालिया का जो मेरे दामाद ने साइन करना है। बेचारी मेरी बच्ची भी पूरी रात से जाग रही होगी, उसको तो इन बिजनेस के पचड़ों की आदत भी नहीं। तभी उसको नमन की गाड़ी घर की तरफ आते दिखी। पर नमन की गाड़ी को क्रॉस करते हुए एक बड़ी सी गाड़ी आकर आहूजा मेंशन के एंट्रेंस पर रुकी और आदित्य गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर दाखिल हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।